अच्छा, तो अभी हम कह रहे थे कार्डियक साइकिल्स, ठीक है, फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। पहली फेज जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट फेज आती है दैट इज द एट्रियल सिस्टले। ठीक है, एट्रियल सिस्टले के अंदर हम क्या देखते हैं कि पी वेव अगर हमने ईसीजी में देखनी हो। हाँ, गूगल मीट पे खत्म नहीं होती है, लेकिन गूगल मीट पे आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल सकती ना। द इशू इज दिस, क्योंकि वो एक दो दफा हमने गूगल मीट पे मैंने ली है, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड नहीं करता, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे फोन में एंड्रॉयड में हो जाती है, आईफोन में कोई इशू आता है उसमें वॉइस का, वो नहीं होती। अच्छा चलिए, टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अच्छा, फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल में जो पहली हमारे पास फेज है दैट इज द एट्रियल सिस्टम। यहाँ पे बिगन होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और ब्लड जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास पी वेव आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल सिस्टम फर्स्ट फेज शुरू होती है, ठीक है। ये सिस्टोलिक फेज है वेंट्रिकल की, जिसके अंदर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके अंदर होती है। जो फर्स्ट फेज आती है दैट इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पुशेस होते हैं, एवी वॉल्व इस सिचुएशन में अभी जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होता है, सेकंड फेज के अंदर सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो एजेक्ट आउट हो जाता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये इसमें टी वेव आती है। तो जो पूरा सिस्प्ले है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर री डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन का फेज है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो आती है वो कौन सी है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसमें वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, एवी वॉल्व क्लोज रहते हैं, और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो भी, या यहाँ से एओटिक वॉल्व की अगर मैं बात करूं, तो वो दोनों जो वॉल्व हैं वो दोनों जो हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो ब्लड जो है वो इसमें वेंट्रिकल में आ गया होता है, जो एट्रिया से, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो कंप्लीटली उसमें जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे क्या होना है कि वेंट्रिकल ने जब उनका प्रेशर बढ़ जाना है तो अपना सारा ब्लड जो है वो गश आउट करना है इनटू द एओर्टा, ठीक है। ये मैं लेफ्ट साइड की अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड की। तो उसमें क्या है कि जब वेंट्रिकल ने अपना ब्लड गश आउट करना है इनटू द एओर्टा, जो ये सिस्टोलिक फेज, जिसमें ये जो सेकंड फेज आ रही है, इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है रिड्यूस्ड वेंट्रिकल एजेक्शन, और एक होती है रैपिड वेंट्रिकल एजेक्शन। पहले क्या होती है, रैपिड वेंट्रिकल एजेक्शन। रैपिड वेंट्रिकल एजेक्शन में क्या होगा कि एकदम जो है वो वेंट्रिकल जो है वो जितना भी उसके अंदर ब्लड आके स्टोर हुआ है वो सारा जो है वो अयोटा में जो है वो भेज देगा। इस सूरत हाल में अयोटिक वो जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, तभी सारा ब्लड जो है वो अयोटा में जाएगा, ऐसे ही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिड्यूस्ड वेंट्रिकल इजेक्शन फेज, ठीक है। जो रिड्यूस्ड वेंट्रिकल इजेक्शन फेज होती है वो स्लो इजेक्शन फेज भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अयोटा में जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सी फेज होती है जिसमें अयोटा के जो है वो प्रेशर वो ज्यादा होता है, किसी को पता है? वेरी गुड। आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। नहीं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, वेरी गुड, ठीक है। इसमें से जो रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज होती है ना, ठीक है, उसके अंदर अयोटा का प्रेशर बहुत हाईएस्ट होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। अगर आपको रिड्यूस्ड इजेक्शन की ऑप्शन ना मिले तो आप रैपिड इजेक्शन फेज को भी टिक कर सकते हैं, बट मोर प्रिसाइजली रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज वो वाली फेज होती है जिसमें अयोटा का प्रेशर हाईएस्ट होता है। क्योंकि अयोटा का प्रेशर हाईएस्ट हो रहा होता है, इसीलिए सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से अयोटा की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल, ठीक है। तो वो सारा ब्लड जो है वो अयोटा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसीलिए जो स्लो इजेक्शन फेज है उसमें अयोटा का प्रेशर हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारी है वेंट्रिकल सिस्टले, ये सिस्टोलिक फेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है वेंट्रिकल डायस्ले की फेज।
वेंट्रिकल जो डायस्ले की फेज होती है ये आपका कार्डियक साइकिल का एक मेजर पोर्शन कवर करती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 2/3 की मैं बात करूँ तो हाँ, 2/3 का पोर्शन जो है वो वेंट्रिकल डायस्ले की फेज कवर कर जाती है, रादर देन द वेंट्रिकल सिस्टले। ठीक है। एक तरफ ये चीजें हैं और एक तरफ ये वेंट्रिकल डायस्ले है, तो मतलब वेंट्रिकल डायस्ले एक मेजर पोर्शन कवर करती है। इसीलिए जब हमारे पास हार्ट रेट कम होता है तो सबसे ज्यादा डायस्ले पे इफेक्ट आता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, डायस्ले पे इफेक्ट आता है। अब डायस्ले में क्या होता है? डायस्ले में एक होती है पहली आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं और ऊपर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अभी ब्लड नहीं आया होता, लेकिन अब ये ब्लड आने वाली फेज शुरू होने वाली है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होती है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। जो यहाँ पे हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी उसमें पुलिंग ऑफ ब्लड गोइंग टू स्टार्ट है। ठीक है। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की फेज है डायस्ले के स्टार्ट में, उसमें हमारे पास जो है वो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास होती है रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग की फेज। ठीक है। और स्लो वेंट्रिकल फिलिंग फेज। जो हमारे पास रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग फेज होती है इसमें हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल होती है चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी में और एथलीट्स में, लेकिन नॉर्मल एडल्ट्स में नॉर्मल नहीं होती थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है। रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग की फेज में थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी में, एथलीट्स में वो नॉर्मल होती है, लेकिन वैसे जो है वो नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है रिड्यूस्ड वेंट्रिकल फिलिंग। जो रिड्यूस्ड वेंट्रिकल फिलिंग की फेज होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है आपके पास कार्डियक साइकिल की। इसीलिए मैंने बताया कि जब हार्ट रेट आपका कम होता है तो डायस्ले कम होता है, क्योंकि जो रिड्यूस्ड फिलिंग की फेज है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है कार्डियक साइकिल की, जो कि वेंट्रिकल डायस्ले का पार्ट है। ठीक है। इसके अंदर वेंट्रिकल आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रहे होते हैं, जो बाकी का ब्लड एट्रिया में रह जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल में आने लग जाता है। ये वेंट्रिकल डायस्ले के अंदर डायस्ले की फेज होती है। ठीक है। रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग एंड रिड्यूस वेंट्रिकल फिलिंग। रिड्यूस वेंट्रिकल फिलिंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, एक ये एमसीक्यूज इसका आता है। और दूसरा, इफ the heart rate is decreased then diastole will be decreased more than systole, क्योंकि इसके अंदर reduced ventricle filling की फेज होती है जो कि longest फेज है कार्डियक साइकिल। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो है वो हमने फेजेस कर ली। अब ये जो एट्रियल सिस्टले वाली फेज होती है इसके अंदर हमारे पास बार दफा फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी एबनॉर्मल होती है। ठीक है, बस इतना याद कर लें। समझ आ गई कार्डियक साइकिल की? इसमें कोई किसी को कोई इशू? मैडम, बाज दफा ये यू यू वेव होती है, वो कहाँ कहाँ पे क्रिएट होती है? सॉरी। ये जो यू वेव होती है ना, ईसीजी पे यू वेव, हाँ जी। वो कहाँ पे है इस कार्डियक साइकिल में? कार्डियक साइकिल में नॉर्मली हमारे पास यू वेव इस तरह नॉर्मल नहीं आएगी। ठीक है। अगर हमारे पास पेपिलरी रिपोलराइजेशन होगी, हाइपोकेलीमिया होगा, तो फिर हमारे पास यू वेव आएगी, नॉर्मल नहीं आती है। ठीक है। ठीक है, सही। स्क्रीन मैं हूँ तो ऑफ करती हूँ, स्क्रीन ऑफ हो नहीं जाती, शेयरिंग ऑफ करती हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। स्क्रीन में खुद करती हूँ। अच्छा। ओ, ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, ये कार्डियक साइकिल यहाँ तक समझ आ गया? किसी का कोई और क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ठीक है, ओके फाइन। ओके। ठीक है। अच्छा, यही एमसीक्यूज आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के हिसाब से, यू वेव के हिसाब से। इसके अलावा हमारे पास कौन सी फेज कम होती है, कौन सी फेज ज्यादा होती है, ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। किस फेज में एओर्टा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज, कौन सी फेज सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है कार्डियक साइकिल की, हार्ट रेट के कम होने पे कौन सी चीज ज्यादा जो है वो कम हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आती हैं एमसीक्यूज वाइज। ठीक है। ये एमसीक्यूज वाइज भी मैंने इस पे पॉन्डर ओवर किया है कि आपको ये समझ आती। चलिए, कार्डिक साइकिल यहाँ पे हमारा एंड हुआ। इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ कार्डिक प्रेशर्स होते हैं। अब कार्डिक प्रेशर जो हैं वो हमारे पास रिड्यूस्ड
हार्ट रेट, हाँ, अगर हार्ट रेट हमारे पास कम हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सिसले और डाइसले में हमने देखना है तो मेनली जो है वो हमारे पास डाइसले इफेक्ट होगा। सिसले भी इफेक्ट होगा लेकिन डाइसले मेजर इफेक्ट होगा, क्योंकि डाइसले के अंदर हमारे पास मेजर एक लॉन्गेस्ट फेज कार्डिक साइकिल की आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास S2 साउंड थी उसके अंदर एमसीक्यूज हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ द S2 आती है। स्प्लिटिंग ऑफ S2 हमारे पास फिजियोलॉजिकल S2 स्प्लिटिंग होती है। S2 की स्प्लिटिंग क्यों होती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में हमारे पास S2 आती है। अब उसमें क्या होता है कि ये वो रिलैक्सेशन फेज है जिसके अंदर इसके बाद जो है वो वेंट्रिकल ने अपना आप फिल करना है। तो उससे पहले क्या होगा कि जो पल्मोनरी वॉल्व है जब वो डिलेड क्लोजर होगी उसकी, तो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग हो जाती है S2 की, ठीक है। या फिर अर्ली क्लोजर हो जाती है एओर्टिक वॉल्व की। लेकिन याद रखना है, जब भी आपके पास एमसीक्यूज को पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्प्लिटिंग ऑफ S2 होती है फिजियोलॉजिकल, तो उसमें पल्मोनरी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ है S2, S2, ठीक है। अच्छा, जो S2 की स्प्लिटिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो पल्मोनरी वॉल्व है वो पहले बंद हो जाता है एओर्टिक वॉल्व, सॉरी, थोड़ा स्लो बंद होता है एओर्टिक वॉल्व से, इसलिए स्प्लिटिंग ऑफ S2 आती है, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास होती है एओर्टिक वाल्व, अगर वो अर्ली क्लोज हो जाए तब भी स्प्लिटिंग आती है। लेकिन डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर अर्ली क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि जब भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 को पूछे तो डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर अर्ली क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। S2 की स्प्लिटिंग होती है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व या तो लेट बंद हो तब, या एओर्टिक वॉल्व जल्दी बंद हो जाए, लेकिन पल्मोनरी वॉल्व को हम प्रेफर करते हैं ओवर एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर एमसीक्यूज में आता है, मोस्ट कॉमनली स्प्लिटिंग ऑफ S2 पूछी जाती है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। जो इसकी पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग है वो पूछी नहीं जाती है एमसीक्यूज में, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग पूछी जाती है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों होती है S2 की। इसके बाद हमारे पास कार्डिक प्रेशर्स होते हैं। राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है सिसले के दौरान वो 25 होता है। इसको चीजों को रेक्टिफाई करने वाली चीज है, ये हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत दफा आती है। और राइट वेंट्रिकल का अगर डायसले के दरमियान प्रेशर पूछा जाए तो वो 0 to 8 होता है, ठीक है। तो सिसले में जो वेंट्रिकल का प्रेशर राइट साइड पे होता है दैट इज 25, एंड डायसले के दौरान जो वेंट्रिकल का प्रेशर होता है वो 0 to 8 होता है, ठीक है। डायसले में क्योंकि फीलिंग होनी होती है ना, उसका प्रेशर कम होता है, फिर वो फीलिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर प्रेशर फ्लूट जाता है ग्रेविटी के हिसाब से, मतलब जिस जगह पे ज्यादा होगा दूसरी जगह पे चला जाएगा वहां से निकल के। तो इसमें यही है कि जब डायसले की फेज आती है तो वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो राइट साइड का क्या होता है, 0 to 8 होता है, और सिसले की फेज में 25 होता है। इसी तरह पल्मोनरी वॉल्व में कब ओपन होता होता है, जब 8 mmHg का प्रेशर होता है। और एओर्टिक वॉल्व में कब ओपन होना होता है, जब 80 mmHg का प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर भी आपको पता होने चाहिए जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मैक्सिमम वेंट्रिकल प्रेशर कब होता है, जब रैपिड इजेक्शन फेज होती है, तब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल देता है। और रैपिड फिलिंग स्टेज के अंदर मिनिमम वेंट्रिकल प्रेशर होता है, ठीक है। जिस वक्त वेंट्रिकल ने फिल होना होता है इसका प्रेशर सबसे कम होता है, और जैसे ही वो फ्लूइड ले लेता है और फिर इजेक्शन करने लग जाता है तो इसका प्रेशर हाईएस्ट पे चला जाता है, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ कि ये हमारे पास जो इस कार्डियक साइकिल से रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है, ज्यादातर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है मैक्सिमम पल्स प्रेशर की तरह। तो पल्स प्रेशर के लिए एक तरीका याद रखना है कि आप बैठे हुए हैं अपनी टांगों के नीचे पाँव देकर, ठीक है, जैसे उसे पंजाबी में अक्सर कहा जाता है चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आपकी पाँव से हमने शुरू करना है मैक्सिमम पल्स प्रेशर डॉर्सैलिस मीडियस आर्टरी से,
ठीक है। अब टांगे जो हैं वो थाइस के नीचे हैं, इसके बाद हमारी आ जाती है फेमोरल आर्टरी। ठीक है, पाँव आपके लग रहे हैं घुटनों के साथ, तो उसके अंदर आ जाएगी पॉप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, ये मैं एक सीक्वेंस बता रही हूँ। ठीक है, फोल्ड करके आप पाँव बैठे हुए हैं, डोर्सालिस मीडियस आर्टरी, थाई के नीचे आपने अपने पाँव रखे हुए हैं, फेमोरल आर्टरी। उसके बाद आपके पाँव अगर लग रहे हैं घुटनों के साथ, फोल्ड हुए हुए हैं ना आपकी टांगे, तो पाँव लग रहे हैं घुटनों के साथ, तो उसके अंदर पॉप्लीटियल आर्टरी। एंड लीस्ट पे, लास्ट पे जो हमारे पास आ जाती है, दैट इज द abdominal aorta। तो मैक्सिमम पल्स प्रेशर इज इन द डोर्सालिस मीडियस आर्टरी, then femoral artery, then popliteal artery, and in the last that is the abdominal aorta, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम पल्स प्रेशर का सीक्वेंस आता है। और इसके अलावा हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास रीनल आर्टरी में आता है। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज मोस्ट कॉमनली हैं और बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि एसकेज में भी ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीनल जो आर्टरी है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर हाईएस्ट होता है, और पल्स प्रेशर जो हमारे पास हाईएस्ट होता है वो डोर्सालिस पीडियस, फेमोरल, पोप्लीटियल, और फिर उसके बाद जो है वो एब्डोमिनल अयोटा। अच्छा, वॉइस ड्रॉप हो रही है। ओके फाइन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ठीक है। ओके, अच्छा। अब जहाँ पे हम कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं वहां पे हम जेवीपी भी पढ़ते हैं। ठीक है, जेवीपी को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं सिचुएशंस में कि अगर हमारे पास हार्ट फेलियर की कंडीशन हो तो मोस्ट कॉमनली, या फ्लूइड ओवरलोड हो जाए पेशेंट में, तो उसके बाद भी हम जेवीपी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जेवीपी को अब देख लेते हैं कि जेवीपी की जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी पिक्चर बिल्ड की है, जिसके अंदर हम ईसीजी के साथ जो हमने कार्डिक्स वो सारे साइकिल मैंने बताए हैं, आंसू वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एजेक्शन, रिलैक्सेशन, ये डायस्टोलिक फेज, एट्रियल सिस्टम, ये सारी जो फेजेस होती हैं ये भी आ गई हैं इसमें। इसमें हमारे पास जेवीपी भी आ गई है, और आखिर में ये हमारे पास जो है ना वो ईसीजी भी आ गई है। ठीक है, अच्छा। अब ये हमने पहले पढ़ा था, ये ऊपर जो रेड में आप देख रहे हैं ये कार्डिक साइकिल को इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल के साथ हमारे पास ये जेवीपी ब्लू में है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो ईसीजी है, ये येलो कलर में। ठीक है, नीचे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्ट साउंड्स हैं। ठीक है, अब अ, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जेवीपी की अगर मैं बात करूं तो जेवीपी के अंदर हमारे पास ए वेव है, सी वेव है, वी वेव है, ये डॉटेड लाइन में ऑलमोस्ट इसको शो किया हुआ है। ठीक है, साथ साथ अब जो हमारे पास जेवीपी की ए वेव आती है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तब ये हमारे पास ए वेव आती है मोस्टली। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो यहाँ पे भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे ये ए वेव आती है, ये जेवीपी की थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ए वेव आ रही होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जेवीपी में। तो जब हमारे पास प्रोमिनेंट ए वेव का एमसीक्यूज आता है, तो प्रोमिनेंट ए वेव हमारे पास आती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, और ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के अंदर, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब स्टीनोज हो जाएगा तो एवी एओटिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं इजीली हो पाएगी। तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट ए वेव आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो डॉटेड है, ये जेवीपी को शो किया हुआ है, तो ये समझ लें कि ये ए वेव है, जैसे इधर ए वेव लिखी गई है। ठीक है, एट्रियल सिस्टम में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास ए वेव आती है, और प्रोमिनेंट ए वेव तब आएगी जब हमारे पास ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, हमारे पास आ जाती है जाइंट ए वेव। ये ए वेव जाइंट तब होती है जब हार्ट ब्लॉक हो जाए। ठीक है, एट्रियल सिस्टले ही नहीं आएगा तो हार्ट ब्लॉक है मतलब।
ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक होता है तो ये जॉइंट ए वेव आती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सी वेव। जो सी वेव है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आती है। अब इसके बाद जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वेंट्रिकल सिस्टले की फेज जब शुरू होती है तो वेंट्रिकल आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की अगर ये ट्यूब देखें आप, पतली सी जा रही है, इसके अंदर ये सी वेव होती है। तो सी वेव जो है जहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है वहां पे जेवीपी की आपको सी वेव मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है हमारे पास जो आ जाती है मेनली ये वी वेव आती है। अब इस ट्यूब के अंदर आप देखें तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास जेवीपी की वी वेव आती है। ठीक है, तो जेवीपी की वी वेव कब आती है? जब रिलैक्सेशन फेज होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में जेवीपी की वी वेव आती है। ठीक है, और सी वेव कब आती है? जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी विद द सी वेव, और रिलैक्सेशन के अंदर हमारे पास वी वेव आती है जेवीपी की। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारे पास वाई वेव। वाई वेव के इतने एमसीक्यूज वैसे नहीं आते, लेकिन वाई वेव हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो वी वेव अगर प्रोमिनेंट होती है तो ट्राइकस्पिड अगर रीगर्जिटेशन होगी तो वी वेव प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि उसके बाद फिलिंग शुरू होनी होती है। तो रीगर्जिटेशन के अंदर जो है वो जब बार बार कभी फिलिंग हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो वी वेव जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर वी वेव प्रोमिनेंट हो जाती है। और ए वेव हमारे पास कब प्रोमिनेंट होती है? जब ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस होती है। और जॉइंट ए वेव तब होती है जब हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये ए बी और सी वेव मेनली हम कंसिडर करते हैं जो हमारे कार्डियक साइकिल के साथ चलती हैं। एक्स वेव और वाई डिसेंट जो होता है उसके अंदर जो है वो हम कंसिडर ये करते हैं कि एक्स तब आता है जब हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे की तरफ जो है वो वेंट्रिकल एजेक्शन फेज में नीचे की तरफ अगर अपना पुश लगाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो तब हमारे पास एक्स वेव आती है। और अगर वाई डिसेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तब आता है जब हमारे पास राइट एट्रियम एम्प्टी होता है राइट वेंट्रिकल के ऊपर। ठीक है, तो एक्स और वाई डिसेंट तब आता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है। तो एक्स डिसेंट तब आता है जब ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे की तरफ अपना जोर लगाता है इनटू द वेंट्रिकल। और इसके अलावा जो वाई डिसेंट है वो तब होता है जब एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, तो जेवीपी की समझ आ गई है विद द कार्डिक साइकिल कि किस किस पॉइंट में हमें ए वेव, सी वेव और वी वेव मिलती है, और एक्स एंड वाई डिसेंट हमें कब मिलते हैं। जी, किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन? जो एक्स डिसेंट है उसके अंदर हमारे पास ट्राइकस्पिड जो है वो वॉल्व जो होता है, क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व की डाउनवर्ड रिट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन फेज। जब वेंट्रिकल अपना सारा फ्लूइड बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो है वो हाँ, वी वेव इन द सेकंड हार्ट साउंड ये किस्म की हो जाएगी। हाँ, उसी में ही हो जाती है। तो एक्स डिसेंट तब आएगा जब ट्राइकस्पिड अपना जोर नीचे की तरफ लगा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी नीचे की तरफ जब रैपिड वेंट्रिकल एजेक्शन फेज होगी, जब वेंट्रिकल अपना सारा फ्लूइड निकाल रहा होगा उस दौरान अगर ट्राइकस्पिड नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी तो एक्स डिसेंट आएगा। और वाई डिसेंट तब आएगा जब हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड आएगा। ठीक है, उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो है वो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास स्पेशल सर्कुलेशन है इसमें कुछ ज्यादा हमारे पास नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये हम विद द एमसीक्यूज करेंगे सर्कुलेशंस।
ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन, सेरेब्रल सर्कुलेशन, स्केलेटल मसल और स्किन। रफी के अंदर आप देखेंगे इसका एक टॉपिक जो हम मोस्ट कॉमनली डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो कार्डिक मसल की हमारे पास सर्कुलेशन होती है, कार्डिक मसल्स की, ये इंटायरली लोकल मेटाबोलाइट्स पे होती है। ठीक है, लोकल मेटाबोलाइट्स के अंदर, इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हाइपॉक्सिया और एडिनोसिन आते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर हार्ट वाली चीजें आती हैं, जैसे हार्ट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है HA से, जो हमारे पास हार्ट वाली चीजें आती हैं HA वाली, हाइपॉक्सिया और एडिनोसिन। दीज आर द टू लोकल मेटाबोलाइट्स जो कि कोरोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सेरेब्रल सर्कुलेशन है वो भी लोकल मेटाबोलाइट से होती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए या हाइपॉक्सिया होना चाहिए सेरेब्रल सर्कुलेशन के लिए। फिर जो स्केलेटल मसल की सर्कुलेशन होती है, इसके अंदर अगर रेस्ट पे है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करेगा, अगर एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है तो उसके अंदर भी लोकल मेटाबोलाइट्स होंगे, जिसके अंदर चॉक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा एडिनोसिन है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, और पोटाशियम है। तो ये सारी चीजें जो है वो चौक के अंदर जो हमारे पास आ जाती हैं, वो हमारे पास स्केलेटल मसल जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसके अंदर लोकल मेटाबोलाइट उसकी सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। और स्किन के अंदर, स्किन इज द थिंग जिसके अंदर वाहिद जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई से जो है वो लोकल मेटाबोलाइट्स के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता, स्किन की सर्कुलेशन सिंपैथेटिक सप्लाई से होती है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो टाइप कर लो। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन मजीद? ठीक है, सर्कुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज की सर्कुलेशन करती है, कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे है, सेरेब्रल सर्कुलेशन कैसे है, स्किन की सर्कुलेशन कैसे है, और स्केलेटल मसल की सर्कुलेशन कैसे है। ये आपको एसके में और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स में मिलेंगे। हाँ जी, चौक इन द एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, रफी के अंदर आपने वो टेबल, एक पहला टेबल है सबसे फर्स्ट। ठीक है, और रेस्टिंग मसल में सिंपैथेटिक सप्लाई है। ठीक है, रफी के अंदर सबसे पहला टेबल है वो आप लोगों ने करना है। उसके अंदर ये चौक लिखा हुआ है, सारे लोकल मेटाबोलाइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक टेबल में बहुत अच्छा उन्होंने डिफाइन किया हुआ है इस चीज को। ठीक है, तो ग्रुप में बेशक शेयर कर देंगे, या रफी से देखें उसको। ठीक है, उसका लेक्चर भी सुने तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि चलो अच्छी बात है, 7 बजे रफी की क्लास है तो उसमें कर लेना। बस अब आ रही हमारे पास बात है कि हम बीपी को कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे पास बीपी को मेंटेन करने के लिए ना बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे हैं। एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो हमारे पास CNS कीमिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, जो एक मेजर सिस्टम है। ठीक है, जो हमारे पास जो है वो CNS कीमिक रिस्पॉन्स, अगर मैं मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी की बात करूं तो उसके अंदर मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स हमारे पास CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है कि एज अ होल एक रिस्पॉन्स कवर करता है। रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम का आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेफ्रो में मैंने डिस्कस किया है, कुछ बच्चों ने हमें नया ज्वाइन किया, पुराने जो है उनको पता है रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे एक्ट करता है। तो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू जब बीपी बॉडी में कम होता है तो हमारे पास ग्लोमेरुलस अपरेटस जो होता है उसके अंदर हमारे पास एक सेल्स होते हैं मैक्यूला डेंसा के नाम से। मैक्यूला डेंसा को सोडियम की जब सप्लाई थोड़ी मिलती है तो वो बॉडी को सेंसर भेजता है, उसके साथ जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है जो कि रेनन रिलीज करता है बॉडी से। जब वो रेनन रिलीज करता है बॉडी से तो वो एंजियोटेंसिन की एक्टिवेशन करवाता है इन द लंग्स। एंजियोटेंसिन की एक्टिवेशन करवाने के बाद वो बॉडी में डिफरेंट फैक्टर्स एक्टिवेट करता है, फॉर एग्जांपल वेसोकंस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा वो ADH वगैरह को एक्टिवेट करता है। इन मुख्तलिफ कामों से वो बॉडी का बीपी मेंटेन करता है। तो एज अ होल जो एक्ट करता है टू मेंटेन द बीपी वो है रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम।
ठीक है। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम ही कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए हमारी बॉडी में होता है बेरो रिसेप्टर इफेक्ट। बेरो रिसेप्टर में हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। जब हमारी बॉडी में सेंसिंग आती है कि बीपी कम हो रहा है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास होती है ग्लॉसोफ्रेंजल नर्व जो कि लेके जा रही होती है सिग्नल्स, और वेगस नर्व जो कि सिग्नल्स लेके आ रही होती है। बॉडी में आप जहां पे भी वेगस नर्व को देखेंगे तो वेगस नर्व ज्यादातर जो है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करेगी। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई हमारा बीपी लोअर डाउन करती है, और सिंपथेटिक सप्लाई जो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन होती है वो बीपी हमारा बढ़ाती है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब बॉडी में हमारे पास जो है वो सिग्नलिंग आ रही हो कि बीपी कम है, तो बेरो रिसेप्टर सेंटर इसको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद अपने जो सिग्नल्स लेके जाने वाली वेगस नर्व है उसको इनहिबिट करता है, अपनी फायरिंग को इनहिबिट कर देता है। जब वो अपनी फायरिंग इनहिबिट करता है तो क्या होता है कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिंपथेटिक एक्टिविटी अपनी जगह लेती है, वो बीपी को बढ़ा देती है। तो जब हमारे पास एमसीक्यूज आए कि बीपी ड्यूरिंग द शॉक हमने मेंटेन करना है तो बेरो रिसेप्टर है, शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल है तो बेरो रिसेप्टर है, मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स है डिक्रीज बीपी का तो बेरो रिसेप्टर है, क्योंकि बेरो रिसेप्टर ने अपनी फायरिंग कम करनी है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो है वो बीपी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, बेरो रिसेप्टर दोनों को सेंस करता है। लेकिन बेरो रिसेप्टर जब हमारे पास मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स हमें डिक्रीज बीपी के लिए चाहिए, तो उसके अंदर हम जो है वो बेरो रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और एज अ होल जो है वो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। और जब 60 से बिलो हमारा मैप जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर, जिसमें आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर का। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें जब मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारा 60 से कम होता है तो तब भी हमारा सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, मैं करती हूँ। जब बीपी हमारे पास ज्यादा हो जाता है ना तो एएनपी एक्टिवेट हो जाते हैं एट्रिया के अंदर। ठीक है। बीपी लॉन्ग टर्म हमारे पास ज्यादा हो रहा होता है ना, वो ज्यादातर हमारे पास ये रास सिस्टम से आ रहा होता है। रेनन बहुत तंग करता है। ठीक है। सेकेंडरी हाइपोटेंशन जिसमें आप दवाइयां भी दे देते हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा होता सब कुछ, तो वो सेकेंडरी हाइपोटेंशन मेनली रेनन की वजह से आ रही होती है। तो उस दौरान जो है वो एएनपी एक्टिवेट होता है हमारे पास एट्रिया के अंदर। जब ब्लड फ्लो ज्यादा जा रहा होता है हार्ट को, तो हार्ट कहता है कि ये सिस्टम बंद कर। एएनपी जो है वो रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को बंद करता है और बीपी कंट्रोल करता है बॉडी की। ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन बीपी, वो भी बेरो रिसेप्टर इफेक्ट कंट्रोल करता है। बेरो रिसेप्टर अपनी फायरिंग ज्यादा करेगा, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो बीपी आपका कम हो जाएगा। ठीक हो गया। चले जी, आज की हमारी क्लास इतनी थी। ठीक है। सीवीएस फिजियोलॉजी के कल हम इंशाल्लाह एमसीक्यू यूज करेंगे सीवीएस फिजियोलॉजी 3 to 5 हमारे क्लास होगी। ठीक है। रूटीन पे वही सेम ही टाइम होता है, एक दिन बीच में आता है बाज दफा जैसे कॉल वगैरह का होता है, तो उसके अंदर मैं बता देती हूँ पहले कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में कि क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है। ठीक है। उसको मैं पहले ही एक दिन पहले ही बता देती हूँ। रोजाना 3 to 5 PM ही होगी। कल इंशाल्लाह 3 to 5 PM पे ही क्लास होगी। सीवीएस फिजियो के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। आज जितना डिस्कस किया इसमें कोई किसी की क्यूरी हो तो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है। और एमसीक्यूज करने हैं कल हमने, तो इसलिए आपको पहले आना चाहिए। ठीक है। ओके।
चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।